यानी अगर वो इंश्योर्ड है उसका होम लोन तो ऑक्शन की जरूरत नहीं आएगी। तो ये क्रेडिट कार्ड से हम फ्री टूर भी कर सकते हैं क्या? और 16 मंथ्स इंटू 95,000, 16 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट पोर्शन कम हो गया। अभी एक सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है कि बहुत सारे लोग, यानी हर बंदे का सपना होता है, कुछ ना कुछ सपने होते ही है, और उन सारे सपनों में घूमने को जाना एक इम्पोर्टेंट सपना होता है, ट्रैवल्स टूर। तो ये क्रेडिट कार्ड से हम फ्री टूर भी कर सकते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड से आप फ्री टूर नहीं कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड से आपको क्या करना चाहिए कि अगर मैं ट्रिप पे जाता हूँ, मैं सारा एक्सपेंस क्रेडिट कार्ड पे ही लेता हूँ, एक ही क्रेडिट कार्ड पे लूंगा, और ये 2-4 है आपके पास तो आप एक उस पे सारा एक्सपेंस में लूंगा। रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है ना, आपको रिकंसिलिएशन आसान होता है। यस, नंबर 1, यू आर सेविंग टाइम। नहीं तो अच्छा इसका बिल इसमें, इसका बिल इसमें, व्हाट आर यू लूजिंग? यू आर लूजिंग टाइम इन योर लाइफ। यस, द ओनली थिंग यू डोंट वांट टू लूज, यू कैन लूज मनी बट यू कांट लूज टाइम। यस, ठीक है, आई एग्री। तो आपको टाइम बचता है रिकंसिलिएशन का। अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको सीए को देना है, आपको रीइंबर्स कराना है, स्टेटमेंट निकालना है, दे दिया, खत्म, टाइम बच गया। है ना। नंबर 2, ट्रैवल के लिए आपका ज्यादा है तो ट्रैवल रिलेटेड कार्ड्स आते हैं, ओके, वो यूज करना है। यस, जब इंटरनेशनल ट्रिप इंडिया से बहुत लोग जाते हैं तो वो ट्रैवल कार्ड लेके जाते हैं, ट्रैवल कार्ड जिसमें लोड करते हैं पहले $, ओके, हाँ, और फिर स्पेंड करते हैं, हाँ, और उसमें भी सर्विस चार्ज लगता है। हाँ, कभी नहीं, मतलब आई डोंट प्रपोज कि लोग, आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, यस, आपने स्पेंड किया, वहाँ आपको 45 डेज मिलता है ना, और आप जा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव केप्ट मनी असाइड फॉर दैट ट्रैवल, इट पेज, आपके पास सारा रिकंसाइल्ड है, आपके पास ट्रैवल रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको बेटर पॉइंट्स एंड बेटर बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे आप मेक माई ट्रिप का कार्ड होता है, ICICI मेक माई ट्रिप कार्ड, तो उसके थ्रू आप ट्रैवल करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स है, रादर देन ICICI और HDFC Amazon कार्ड, है ना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके पास कितनी कार्ड्स होनी चाहिए। हाँ सही है। You should not have more than 2 to 3 cards maximum। अर्निंग कितनी भी बड़ी हो फिर भी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी अर्निंग कितनी भी बड़ी है, 3 है ना, तो उसका लिमिट बड़ा के वो कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो इनविटेशन ओनली कार्ड्स होते हैं। वाओ, हाँ, बैंक विल इनवाइट यू, हाँ, ग्रेट, देन ओनली यू कैन गेट दैट कार्ड। ओह गॉड, हाँ, फॉर एग्जांपल इन्फिनिया मेटल, HDFC इन्फिनिया मेटल, यस, बेसिक, मतलब वो रिकमेंडेशन पे आती है, बैंक आपकी हिस्ट्री देखी है, आपके साथ उनका अच्छा, वो खुद इनवाइट करते हैं, खुद इनवाइट करके आपको देती है, एंड दोज आर वेरी लिमिटेड कार्ड्स। वो कार्ड्स मेटल के होते हैं, एंड उनकी लिमिट्स 51 वो रेंज में होती है। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, लोग ये भी नहीं समझते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेस करते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, हर क्रेडिट कार्ड पे आपको इंश्योरेंस है। ओह, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब टर्म इंश्योरेंस रहता है। यस, हाँ, लोग क्रेडिट कार्ड का बॉक्स आया, खोले, कार्ड ले लिया, है ना, वो पढ़ते ही नहीं है, उनको लॉग इन करके सिर्फ टिक मार्क करना है, यस। ओह, हाँ, एंड आपका पैसा भी सेफ है, क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, आपका क्रेडिट कार्ड आप बोले अरे कोई और यूज कर लिया। मैं UPI ये सब अपने बैंक्स को नहीं एक्सपोज करता हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड, अगर कोई फॉल्ट ट्रांजैक्शन हुआ तो मेरे को 2 मिनट में पता चलता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं, कहाँ से आ गया। मैंने बैंक तो होल्ड कर सकते हैं पूरा, वो होल्ड कर देते हैं। मेरा कार्ड खो गया, किसी ने यूज कर दिया, है ना, समवन यूज्ड इट। अभी जैसे मेरे भाई नीदरलैंड्स में थे, ठीक है, वहीं रहते, तो वहीं घर पे थे, और उनका कार्ड पे 2000 यूरो किसी ने पेरिस में एक होटल में मारा। उनको उन्होंने फोन किया कि अरे क्या, मैं तो इधर हूँ, बोला डोंट वरी सर, विल टेक केयर।
वो चार्ज दिखा एक साइकिल में, दूसरा साइकिल में उन्होंने हटा दिया। ग्रेट। क्योंकि वो भी इंश्योर करके रखते हैं, है ना। उसके बाद आप ट्रैवल में हैं, आपका बैगेज क्लेम में कोई चैलेंज हुआ, ये सब तो उसमें भी हेल्प, वो सारे बेनिफिट्स हैं। ग्रेट। हाँ, कि बैगेज खो गया तो वो सब है। आप ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास कार्ड है, आप रेगुलर पे कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, सम फैटेलिटी हैपेंस, ओके, तो कार्ड के लिमिट के ऊपर आपको वेव ऑफ हो जाता है। टू थिंग्स, नंबर वन कि ये तो पक्का पता नहीं है किसी को। जैसे आपके पास 2 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख का कार्ड है, आपने 2-3 लाख रुपया यूज किया हुआ है ना, वो लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होता है। ओ, क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे लोन या किसी और चीज की होती है। क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड रहता है ना। एंड क्रेडिट कार्ड, मैं बैंक हूँ, आप इंडिविजुअल है, तो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, आपकी बीवी को नहीं। हाँ, ग्रेट, ओके। तो आपने वो 2 लाख आपका जो आउटस्टैंडिंग है, उसका लाइबिलिटी आपको आता नहीं है, आपको बस देना है कि भाई द पर्सन इज नो मोर। ग्रेट। तो वो, और उसमें रोड एक्सीडेंटल, ये सब जो भी टर्म्स रहेंगे उसका भी बेनिफिट है इसमें। और एक सैड क्वेश्चन है थोड़ा, कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था और बात करते 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 उसने बताया, तो उसको एक स्टॉक, जब वो मार्केट में काम करने के लिए आया, उसको शेयर मार्केट में इतना पैसा मिलता है, ये वो उसे दिखा, और एक पेनी स्टॉक था समझो, तो वो स्टॉक में उसको बहुत ही एक्साइटेड हो गया और सारे लोग वो बाय कर रहे थे। उसको नॉलेज नहीं था, उतना स्टडी डीप नहीं किया था उसने, लेकिन वो सब कर रहे हैं, इसलिए उसने कुछ स्टॉक ले लिए, लेकिन उसका पैसा बढ़ा भी उसमें, तो उसको ग्रीड आ गया, तो उसने क्रेडिट कार्ड से स्टॉक परचेस कर लिए। तो इसको बोलते हैं मी टू सिंड्रोम। हाँ, मी टू सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि मैंने किया तो मी टू, तो इसको मी टू सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। किसी एक्टर ने ये कपड़े, तो आप देखेंगे जनता सब बोल रहे कि मैं वो कपड़ा पहन रहा हूँ, भले वो सेम ब्रांड का ले रहे हैं या कॉपी ब्रांड का ले रहे हैं, लेकिन सब लगे हैं उसके पीछे ही, है ना। किसी ने पेनी स्टॉक में पैसा बनाया, तो सब पीछे लग गए कि नहीं, पेनी में बहुत बनता है, 1800%, 5000% पैसा मिल रहा है, तो सब लग गए। बट 80-90% ऑफ द पीपल दे लूज, राइट। लेकिन अभी उस क्वेश्चन का हाफ पार्ट ये है कि वो बहुत बाय किया उस क्रेडिट कार्ड से, और वो क्या बोलते, लोअर सर्किट लग गया उस स्टॉक, अभी वो जीरो के आसपास आ गया, तो अब वो क्रेडिट कार्ड जो है, अब उस क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए उन्होंने दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, कभी नहीं। तो अब ये जो चेन हो रही है क्रिएट, इसके रिगार्डिंग, तो वो एक मार्केटिंग स्टंट है। क्या है कि जब बैंक देखी कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड फुल हो गया, आपने पूरा यूज किया हुआ है, दूसरी बैंक ने बोला कि सर बैलेंस ट्रांसफर हम करते हैं, आप वो कार्ड छोड़ दो, उसका पैसा मैं देता हूँ आपको, इनिशियली हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन बाद में वही पैसा ले रहे हैं, है ना, वो भी वही कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर। तो बैंक ए है, बैंक बी है, आपके पास बैंक एक का कार्ड है लेकिन फुल चल रहा है, बोला सर हम बैंक बी हैं, आप बैलेंस ट्रांसफर कर दो, हम ले लेते हैं, आपको अपना कार्ड इशू करते हैं, उसको बंद कीजिए। तो इट इज राइट पॉकेट लेफ्ट पॉकेट, यहाँ से निकल रहा है वहां जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, राइट। यस, आपको 500 1000 कुछ पॉइंट्स दे दे, 5000 पॉइंट दे दिया, 2-3 हजार रुपया मिला, लेकिन आपका 5 लाख वहां से यहाँ ले लिया, लेकिन वो तो अगला उसको मालूम है कि यू आर कॉट इन द ट्रैप, राइट। नाउ ओवर द नेक्स्ट 3 years you will pay this amount, right, I hope or by crook, right। तो वो पैसा लेने के लिए उसको बैलेंस ट्रांसफर हर बैंक कोशिश करती है कि ये लोन मैं अपने ऊपर, इट्स लाइक जैसे आप होम लोन लेते हैं, दूसरा बैंक बोलता है कि सर आपको मैं 0.2% कम दे रहा हूँ,
आप लोन ट्रांसफर कर दो, तो इट इज ट्रांसफरिंग ऑफ दैट लोन लोन, हाँ, where the banker feels that this person will be able to pay in the next 3-4 years, तो उसका सारा इंटरेस्ट मैं खाऊं ना, वो क्यों खाए? तो राइट, इनको मैं लालच देता हूँ कि आप ये थोड़ा ले लो। नहीं, अभी ये बैंक का हो गया, लेकिन अभी वो बंदे का तो वो फंस गया, वो तो शेयर बेच नहीं सकता, क्योंकि अभी जो Value is हाँ zero। हाँ 200 पे लिया, अभी 1 रुपया चल रहा है, तो बेच के भी क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में कोई बंदा क्या करे कि इस ट्रैप से बाहर कैसे, क्योंकि उनको तो पर मंथ चुकाना ही है पैसा कैसे भी करके, तो इधर की टोपी उधर, उधर का उधर, ये कितने दिन तक करेंगे? इसके लिए क्या रिवॉल्विंग क्रेडिट बोलते हैं कि वो कीप ऑन रिवॉल्विंग, देयर इज, तो उसके लिए जस्ट गो बैक टू द फर्स्ट वर्ड व्हिच आई सेड, डिसिप्लिन, राइट? जिस दिन आपने डिसिप्लिन छोड़ा, ग्रीड ओवरटेक कर लेगा और आपको प्रॉब्लम आने वाला है, राइट? तो एंड नंबर 2, आई ऑलवेज फील कि मैं शेयर मार्केट is my secondary source of income, yes, not my primary source of income, right? that means अगर मैं 100 रुपीज कमा रहा हूँ और मेरे पास बैंक में 200 रुपए है, तो मैं बोलूँगा ठीक है 50 रुपए मार्केट में लगाते हैं, है ना, उसमें 10-20% लॉस खाने का मेरे पास ताकत है ना, वो मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता है, yes, राइट? तो मेरा प्राइमरी सोर्स मेरा काम है, ये मेरा सेकेंडरी सोर्स है, और उससे मैं पैसा बनाऊंगा एंड आई एम मेकिंग मनी, राइट? लेकिन मैं उतना ही इन्वेस्ट करूंगा जितना मैं चले भी गया तो यस, यानी इसका मतलब ये कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, जॉब, बिजनेस, जो भी, वो एक्टिव रहना चाहिए, और जो हम मार्केट में डालेंगे पैसा, वो हम पैसिवली ही डालेंगे। एब्सोल्युटली, हाँ, वहाँ पे पैसिव एक्टिव नहीं रहना है मार्केट में, क्योंकि एक्टिव, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग जो है कि मार्केट का दूसरे के स्क्रीनशॉट देख के या प्रॉफिट देख के, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, हमें भी मेल आता है कि आपका ये दिखाओ। हमारे चैनल पे हम किसी का कभी प्रॉफिट नहीं दिखाते, हम खुद का भी नहीं दिखाते या किसी का भी प्रमोट नहीं करते स्पेशली, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि जो नया बंदा आ रहा है उसको एक मिथ उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि इतना बड़ा पैसा बनता है, तो फिर अगेन वो लोन ट्रैप में वगैरह आ जाएगा। और आपने तो एडवाइस बहुत अच्छा दिया कि लोन ट्रैप से बचने का एक ही उपाय है डिसिप्लिन। शुरू से ही डिसिप्लिन रखिए, उसमें अटकना ही नहीं है, और 30% से ज़्यादा लिमिट स्पेंड नहीं करना है, और वो भी 30% जो है वो भी नीड्स में, या जो भी आपको लगता है उतना पैसा आपके सेविंग में होना चाहिए। तो अब ये जो शेयर मार्केट को क्विक मनी के हिसाब से जो नए लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ। व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब्स लेते हैं, सेकंड जॉब्स में है, 1 to 4 years 5 years of एक्सपीरियंस में, जो वो एक चीज़ नहीं करते जो उनको करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ व्हाट आई फील। सबसे पहले आप यंग हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छा टर्म प्लान ले लो। ग्रेट, दैट इज मस्ट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। यस, आप, क्योंकि आप शेयर मार्केट क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू वांट टू अर्न फास्ट एंड यू वांट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योर फैमिली, राइट? तो आपको जॉब मिला है, आपका जॉब 5 लाख 8 लाख 10 लाख का है, तो उसका 10 टाइम्स आपको बैंक दे रहा है, वहां इन्वेस्ट करो आप पहले। तो आपके पास टर्म प्लान हो गया, अगले 40 साल में आपको कुछ होगा तो आपको परिवार को उतना पैसा मिलेगा, राइट? और हर 10 साल में उसका वैल्यू बढ़ाते रहना। प्रीमियम, आप यंग, आपका कोई टेस्ट वेस्ट करके कुछ होने वाला है नहीं, आपको सीधा मिल जाएगा, राइट? और लो प्रीमियम पे मिलेगा। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट आई, जब तक हम जिंदा है तो हम फैमिली को संभालेंगे ही, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे देन आल्सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम। यस, ग्रेट, दैट्स वन। सेकेंड थिंग, एज अ प्रिंसिपल विच आई ऑलवेज फॉलो, कि मैं कोई भी लोन लेता हूँ तो उस लोन का इंश्योरेंस लेता हूँ। ओके, हाँ। जनरली लोग होम लोन ले लेते हैं, अरे मैंने होम लोन ले लिया, पॉलिसी नहीं लूंगा मैं, अभी इंश्योरेंस नहीं लूंगा इसका। वो बैंक वाले फोर्स करते हैं कि इतना रुपए एक्स्ट्रा लगेगा या आपके जो भी प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा।
500-700 रुपए ज्यादा लगेगा हर महीना, ठीक है ना। 500-700 रुपए का आप एक डिनर मत करना कहीं पे, है ना। यस यस यस। लेकिन आपको ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अगर कुछ हुआ तो ये लोन कौन चुकता करेगा, कैसे करेगा, मेरे सेविंग्स में से चले जाएगा, मेरे इंश्योरेंस का जो पैसा है उसमें। एवरी लोन हैज टू बी इंश्योर्ड, दैट इज माय सेकंड प्रिंसिपल। ग्रेट ग्रेट। कोई भी हम लोन लेंगे हम उसको इंश्योर करेंगे, भले थोड़ा ज्यादा लगेगा, अरे जाने दो ना, आपको 8.5% में लोन मिल रहा है, आप सोच लो आपको 9% में मिला, जाने दो। राइट राइट। बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग द मनी ऑल एट वन गो, वो भी ईएमआई के हिसाब से चल रहा है ना। हाँ। आपको एक साथ तो 5 लाख देना नहीं है ना। आपने 5 करोड़ का लोन लिया और बोला 5 लाख रुपया लगेगा, अब 5 करोड़ का ले रहे हो और 5 लाख का प्रीमियम नहीं दोगे, उससे बड़ी मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है, वो झगड़ा करते हैं बैंक से या एम्प्लॉय से, नहीं ये पॉलिसी नहीं चाहिए, हटाओ ये वो, और बहुत सारे बैंक हटाते भी है। तो वो उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज इन ऑक्शन आर ऑन ऑक्शन बिकॉज पीपल हैव नॉट टेकन द राइट स्टेप एट द राइट राइट। यानी अगर वो इंश्योर्ड है उसका होम लोन तो ऑक्शन की जरूरत नहीं आएगी। ऑक्शन कभी नहीं, जैसे ही अभी जैसे मैंने एचडीएफसी से लोन लिया तो मैं एचडीएफसी लाइफ से ही उसका लोन का इंश्योरेंस ले लिया। हाँ, ये हुआ तो वहां से वहां उसको पैसा समझो ये इंश्योरेंस जो होता है होम लोन का या किसी भी लोन का, तो इसका होम लोन कोई भी लोन, हाँ, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा पे नहीं कर पाया तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनको भरेगी। तो उस बंदे का क्या होगा फिर? अगर वो बंदा नहीं रहा तो कहाँ सवाल है। ओके हाँ। तो अब आप बोलेंगे नहीं रहा तो वो लाइबिलिटी तो परिवार पे आ जाती है, उसने तो लिख दिया विल में कि मेरे बाद मेरे इसको होगा, राइट, लिख दिया कि मेरे बाद इसका है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसको तो पैसा भरना है, वो कहाँ से भरेगा? आपको पीएफ से आया, आपके इंश्योरेंस से आया, वो सारा पैसा आपको घर सिक्योर करने में रह गया, तो आपके पास बाकी बचा कहाँ? हर पैसे का पर्पस डिफरेंट है ना। यस। तो इसको दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, यस यस। तो मैं अगर अर्ली एज में रहूंगा, ओके, तो मैं वो लूंगा, शेयर मार्केट स्टडी करते रहूंगा, लेकिन वो लूंगा कितना 5,000-6,000 साल का आता है, 1 करोड़ का लेके छोड़ दिया, राइट। सेकंड 2-3 साल जॉब किया और मैं अच्छा कर रहा हूँ, है ना, तब भी मैं शेयर मार्केट में स्टडी कर रहा हूँ, राइट। और क्योंकि स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, और मैं होम लोन लूंगा, राइट, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया और वो करूंगा। अब उस होम लोन को अदा करने के लिए मैं पैसिव इनकम खोलूंगा। अगर इफ आई हैव टू रीराइट द होल स्टोरी अगेन, दैट इज हाउ आई विल डू। और मैं एक प्रिंसिपल रखता हूँ कि मैं होम लोन लूंगा 20 साल का, लेकिन उसको क्लोज करूंगा 7 इयर्स में। ओके, 20 साल का होम लोन लेके 7 ईयर में क्लोज। और उसका मैं बताता हूँ रीजन। अभी क्या होता है कि जब आप होम लोन लिए, तो बैंक को भी मालूम है कि आपने सब पैसा लगा के घर खरीदा, राइट। आपको रीपे करने की अभी फर्स्ट 5 इयर्स में ताकत है, कैपेसिटी नहीं है। हाँ, ओ यस, डिमिनिशिंग। तो 10% भी नहीं, 5% प्रिंसिपल कटता है, 95% इंटरेस्ट कट लगता है। तो मैं 1 साल रुकूंगा और सेविंग्स करके ना, एक साथ प्रिंसिपल, हाँ, मेरा 4 साल कम हो जाएगा। नहीं, अभी जो एक साथ अगर वो भरेगा, समझो रीपे करेगा, तो वो प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा, या ओनली प्रिंसिपल से माइनस होगा, और इंटरेस्ट कंपोनेंट रिलेटेड टू दैट प्रिंसिपल गोज अवे। ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो 40 मंथ्स का है, मैं फर्स्ट 60 मंथ्स का बता देता हूँ। आपको ₹1,00,000 लोन है, 5,000 रुपया प्रिंसिपल जा रहा है और 95 इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। और बैंक बोलती है कि आपको कम से कम 3 प्रिंसिपल लौटाना है, कम से कम 3 प्रिंसिपल। एक अमाउंट रहता है ₹1,00,000 या 3 मंथ का, ₹1,00,000 लौटाना है, ठीक है। तो मेरे पास लाख नहीं है, मैं 1 साल सेव करेंगे। जब मैं वो 1,00,000 13th मंथ में बैंक को वापस करता हूँ एज प्रिंसिपल,
व्हाट हैपेंस? डायरेक्ट प्रिंसिपल कम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल और उसके रिलेटेड 95,000 जो लग रहा था एक्स्ट्रा, हाँ, वो आपका प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी गोज डाउन। दैट मीन 95 560 आपका 16 मंथ्स टेन्योर कम हो गया। हाँ, हाँ, 16 मंथ्स आपका टेन्योर कम हुआ और 16 मंथ्स इंटू 95,000 16 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट कोशेंट कम हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यानी जल्द से जल्द रीपे करना चाहिए हमें अर्ली 5-7 साल में। समटाइम्स बाय मिस्टेक आई मेक मनी, राइट? यस, पॉसिबल। तो जैसे एक वॉश बेसिन है, प्राइमरी सोर्स मेरा एक टैप है जिससे मनी आ रहा है और नीचे से पैसा जा रहा है। हाँ, अब उसमें पैसा ज्यादा बढ़ाना है, मींस वाटर वॉश बेसिन में रुकना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब तो एक्सपेंस तो है ही और इनकम तो आ ही रहा है, तो मैं और टैप खोलूंगा। उसमें से मैं स्टॉक का टैप खोल दिया। तो उसके लिए मैं शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रहूंगा। लोग जनरली जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट देयर विंस, नो वन टॉक्स अबाउट देयर लॉसेस। No one talks, right? 100%. Because everyone wants to show कि right. I have nailed it. Yes. अगर इतना आसान रहता है ना, तो दुनिया के जो बड़े बड़े जिनके पास 10,000 20,000 crores है, they would make trillions. Yes. इतना आसान नहीं। वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने का जरूरत ही नहीं था। तो इसमें मैंने ऐसा सोचा है कि फंडामेंटली अच्छे कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके डाले और 10 years 15 years होराइजन रखे। तो उन्हीं के स्टोरीज आप YouTube में देखते हो कि उसने पीएफ का पैसा लिया, डाल दिया, 10 साल भूल गया तो 100 करोड़ हो गया। लेकिन डूबे कितने लोग वो नहीं। आगे नहीं आता हो। और आप सिस्टमैटिकली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड विद, आई मीन यू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज कंपेयर्ड टू एनीवन ऑफ अस, राइट? मैंने ये रियलाइज किया है कि अच्छा स्टॉक जिसका फंडामेंटली कंपनी अच्छा है, आपको दिखता है, काम धंधा चल रहा है, अगर मेरे को उसके 500 स्टॉक लेने हैं तो हर मंथ मैं 10-10 लूंगा, है ना? 5 साल में उसका हिस्ट्री देख लिया है कि 5 साल में एवरेज 160% रिटर्न है। मेरे को 100% ही मिल रहा है। हाँ, ठीक है, बट इट इज सेफ। यस, सेफ। वैसे प्रैक्टिस कर करके मैं करूंगा। अभी कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और मैं दिन में 5 लोगों को बात करता हूँ कॉल करके। मेरा एक आदत है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी सीखने को आते हैं तो उनमें से 5 लोगों को रैंडमली या टीम मेरी सेलेक्ट करती है, तो मैं उनको अचानक से कॉल करता हूँ कि कुछ लोगों को फिक्स होता है टाइमिंग, कुछ लोगों को रैंडम करते हैं अचानक। तो उनमें से कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, सर मैं अगर आपसे सीखूंगा, राइट, और मैं ये शेयर मार्केट में काम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, तो ये मैं सीख के लोन लेके मैं ये कर सकता हूँ क्या? कभी मेरा कैपिटल नहीं। तो हम उनको वही बताते हैं, उससे बढ़िया है आप जो भी आपका बिजनेस है उस पर फोकस करो और उसको ही और अच्छे तरीके से ग्रो करो। मेरे ये है कि आपके पास एक प्राइमरी स्किल है ना? अगर मैं अच्छा दौड़ता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्विमिंग का क्लास कर लिया तो मैं अच्छा स्विम भी कर सकता हूँ। तो मेरा एक प्राइमरी स्किल है, प्राइमरी जॉब है, और वो स्किल और पढ़ाई मैंने उस चीज के लिए किया है, तो वो मैं करूंगा। दैट्स माय प्राइमरी फोकस। This I will keep it secondary till it becomes primary. Right. आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट जिस दिन आपका मंथली अर्निंग को क्रॉस कर जा रहा है ना, विथ अ सस्टेनेंस ऑफ 12 months मिनिमम, तब आप छोड़ दो ना जॉब और यही करते रहो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। कंसिस्टेंट, हाँ, 1 महीने में आ जाएगा या 4 महीने में आ जाएगा, लेकिन आप 4 साल कंसिस्टेंट कमा रहे हो, राइट, आप आपके सैलरी को बीट कर रहे हो,
तो ही वो है। कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि एक ही महीने में आ गया और लॉस कर लिया इस तरीके से। मैंने बहुत एजुकेटेड आदमी लोग को देखा है जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, स्टॉक, दे गॉट सक्ड अप एंड कैरिड अवे, वेयर उन्होंने अपने, मेरा एक एम्प्लॉय था, आई नो, आई विल नॉट, सो हाँ, तो उनके फैमिलीज ने, दे मेड गुड मनी एंड दे गॉट कैरिड अवे। उसके बाद उन्होंने घर फ्री था तो उसके ऊपर लोन लेके स्टॉक ऑप्शंस और ये करने लगे। ओ, सीपी शुरू किया और सीपी, फ्यूचर्स, इधर उधर सब जगह लगे। नहीं, एज आई टोल्ड यू, जब कभी कभी गलती से लॉटरी लग जाता है, जैसे कि सब जोमेटो भाग रहे थे, जोमेटो भाग गया, तो वो दैट यू शुड टेक एज अ फ्लूक, राइट? लेकिन आप कंसिस्टेंटली कोई सेक्टर पकड़ के आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करोगे। हमेशा मेरा ये कहना है कि जब जमीन खरीदते हो ना, तो जमीन, मैं हमेशा अपने फादर को, बच्चों को, इन एंड अराउंड के लोग को, सबको बोलता हूँ, उसका बेनिफिट आप नहीं उठाओगे कब इस लाइफ टाइम में। यस यस यस, उसका बेनिफिट आने वाले जनरेशन। तो स्टॉक में भी आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो अगले 50 सालों कंपनी वैलिड रहेगी। तो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करो ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको खरीद के पैसा बेच के निकाल लिए और जाके गुची का बैग खरीद ले। ना। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिमाग में आया। मेरे टीचर थे, अभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया था। एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया था उन्होंने और बहुत पैसा कमाया उन्होंने बजाज फाइनेंस में। इन सीआर्स, मल्टीपल सीआर्स उन्होंने सिर्फ बजाज फाइनेंस से कमाया। लेकिन उनके बेटे ने ऑप्शन ट्रेडिंग में वो सारा पैसा डुबो दिया। देखिए, एक होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, है ना, कि इफ आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज फ्रॉम शेयर मार्केट एवरी ईयर, माई फर्स्ट रूल वुड बी सेव कैपिटल, get my earnings out and put that 10 lakhs into something else. Secure investment. जाके मैं गोल्ड खरीद लूंगा। वो भी तो अच्छा कमोडिटी है, वो भी तो अच्छा रिटर्न दे रहा है। है ना? राइट। तो रिस्क जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज होनी चाहिए। यस। अगर मेरे पास टोटल पोर्टफोलियो ही 10 लाख का है, तो मैं 2-3 लाख का गोल्ड है, 2-3 लाख का शेयर्स है, 2-3 लाख का एफडी है, तो आई एम वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ द मनी इज मूविंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू कमोडिटीज टू शेयर मार्केट, एटलीस्ट 30% इज ऑलवेज गेनिंग। हम इसीलिए जो हमारे सारे जो लोग हैं फॉलोअर्स, हम क्या करते हैं कि उनको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं, क्योंकि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, आपका बजटिंग, उनका गोल सेटिंग, ये आप तक जो भी डिस्कस किया वो सारे पॉइंट उसमें उनका कस्टमाइज पॉइंट है। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी पर्सनल वर्ड इम्पोर्टेंट है एकदम। तो वो उनका पर्सनल पूरा प्लानिंग होता है और उसमें ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, समझो कोई बंदा है अगेन जिसके पास समझो 10,000 है, 10,000 मंथली वो कर सकता है सेविंग, तो वो 10,000 जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 10,000 में प्लॉट नहीं आएगा, या 10,000 में बहुत सारा गोल्ड भी नहीं आ सकता, या इसे हम उनको क्या करते हैं कि हमारी टीम, एक्सपर्ट लोगों की टीम है, तो वो उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उस 10,000 को, राइट, ऐसे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है, जैसे रिट्स के भी म्यूचुअल फंड है, आप 100 रुपए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये लोगों को पता नहीं रहता है, राइट। जैसे गोल्ड के भी इन्वेस्टमेंट फंड है, यस। तो हर एसेट कैटेगरी का उसको हम ऐसा करते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, तो वो एक कैटेगरी होती है। तो और डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कितना परसेंटेज है, उसके ऊपर भी कुछ म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती है। तो हमारा वही कहना होता है कि आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करके लो,
Yes. राइट आपको भी पता है कि बाहर के अगर यूएस या यूरोप में जाएंगे तो कितना खर्चा, राइट और अगर वो लॉन्ग टर्म का चार्जेस लाखों में है वो चार्जेस, एकदम तो वो फ्री मिलता है, लेकिन वो लोगों को फ्री का भी थोड़ा ये होता है। लेकिन अगर उन्होंने वो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं से भी करे, नहीं तो अगर कोई नहीं मिल रहा है तो हमारी टीम को कांटेक्ट करे, तो वहाँ पे वो करने के बाद ये जो है आपने जो भी अभी गाइड किया, तो ये सारी चीज़ें वो एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अलग अलग सेक्टर उसको खुद को ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से वो सेलेक्ट करके जा सकते हैं आगे। एंड एसआईपी इन म्यूचुअल फंड इज डेफिनेटली, इफ यू लुक एट the IRR and CAGR in the last 20 years, yes, right? अगर मैं 20 साल देखूं तो 15 to 18% आता ही है ना। मैंने एक चीज लेट सीखा है ना, मैंने क्या किया था कि मैंने SIP में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 2001, ये मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया, फिर मैंने देखा 5-7 साल में कि वो पैसा बड़ा हो गया तो मैंने वो पैसा खींच लिया। द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई डिड, यस, वो खींच लिया एंड मे बी आई वांटेड टू बाय समथिंग, आई बॉट समथिंग एंड डिड समथिंग। फिर मैंने 2009 में रियलाइज किया ये दिस इज द वर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव डन। तो फिर मैंने जो लगाया तो फिर कभी तो वही कुछ लोग तो 31st करने के लिए भी वो SIP बंद कर देते हैं तो मैं एकदम नॉन स्टॉप लगाता हूँ, उसका कोई एंड डेट नहीं रहता है। और दूसरा मैं स्टेप अप कर देता हूँ उसको, यस यस, क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है एवरी ईयर तो उसको भी स्टेप अप होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि 10 इयर्स 15 इयर्स के बाद that corpus will be so big you will be financially independent. Yes. I know very well. Yeah, तो उसमें कोई आपको सोचना ही नहीं। और आपने जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट 2008-9 से जो किया है, उसका तो कॉर्पस इतना जबरदस्त बढ़ चुका है, तो सैल्यूटरी हो गया। यानी ये क्या, ये डिसिप्लिन, पेशेंस ही नहीं है ना कि उसको देख। वही लोग क्या करते हैं, अपना काम जो है वो पैसिव कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट में एक्टिव हो जाते हैं, राइट। हमारे पास ऐसे कुछ लोग, टाटा मोटर्स हमने 79 रुपीज में बाय किया था, राइट, और मैंने ही नहीं, हमारे साथ हजारों लोगों ने बाय किया था, राइट। लेकिन कुछ लोगों ने 88 रुपीज पे सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मंथली, हम मंथली के हिसाब से किया था, उन्होंने 15 मिनट की कैंडल देखी या आवरली कैंडल देखी, रेड कैंडल आ गई और इतना बस हो गया, प्रॉफिट निकल गए। उनको लगा 78 से कितना हो जाएगा, 100 हो गया। हमने 1124 पे 1124 पे टाटा मोटर को बेचा। नहीं, इसमें प्रिंसिपल ये समझना होगा कि आप जब किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो, यू आर ओनिंग अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, नो मैटर हाउ स्मॉल और हाउ बिग इट इज। यस यस, तो थैंक यू, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, क्योंकि आज जो आम लोग हैं वो ये छोटे छोटे मनी की जो गलत फहमियाँ हैं मनी के रिगार्डिंग या क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग या लोन के रिगार्डिंग, जो आपने गाइडेंस किया वो बहुत काबिल तारीफ, यानी शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो आपने आपका बहुत कीमती समय दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। इट्स अ लर्निंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि हमने जो लेट सीखा या कम सीखा वो उनको आज ही मिल रहा है। यस, आज मिल रहा है। मेरा रूल ऑफ 1 है, अगर एक आदमी के भी लाइफ में इस इंफॉर्मेशन से डिफरेंस होता है, यस, तो दैट इज इनफ फॉर अस। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू।